ये क्या चल रहा है, ये कैसी फ़ौज है। जैसे ही मैं वॉशरूम गई मुझे पता चला कि मेरा वाटर बैग ब्रेक हो गया है। ये मेरा 8वां महीना था। डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि क्या डर लग रहा है। मैंने बोला डर तो लग रहा है लेकिन भरोसा है अपनी वर्दी पे। दीप्ति, बच्चे को कुछ हो गया है। उस टाइम बच्चे की उम्र सिर्फ 1 साल की थी। मैंने उसको देखा तो उसकी आंखें पूरी ऊपर की तरफ रोल अप हो चुकी थी और वो अगर कोई साथ खड़ा है चाहे नहीं खड़ा है, मैं अपने सपने के लिए अपने लिए खड़ी हूँ, अपने परिवार के लिए खड़ी हूँ और मैं इस जंग को जीतूंगी। जय हिंद। मैं हूँ स्क्वाड्रन लीडर दीप्ति काला। 10 साल भारतीय वायुसेना में सर्विस करने के बाद 2019 में मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। एक लेडी ऑफिसर होने के साथ साथ मैं 2 बच्चों की माँ भी हूँ। आज मैं आपसे सिर्फ एक मिलिट्री ऑफिसर या स्क्वाड्रन लीडर के एहतियात से बात करने नहीं आई हूँ। आज मैं आपसे एक माँ होने के नाते भी बात करने आई हूँ। बचपन से ही मैं कोई पढ़ाई में बहुत अच्छी नहीं थी, बोलने में कोई बहुत अच्छी नहीं थी, ना मेरी कोई जनरल नॉलेज थी। मैं बिल्कुल आप जैसी थी। बिल्कुल वही सवाल मेरे मन में थे कि मैं अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करूँगी। मेरे फादर खुद आर्मी में थे, हालांकि वो नहीं चाहते थे कि मैं फ़ौज ज्वाइन करूं, लेकिन दिन रात मुझे उनकी वो वर्दी दिखाई देती थी। कहीं ना कहीं धीरे धीरे मुझे उस वर्दी से प्यार हो गया। उस वर्दी से इतना प्यार हो गया कि मैं अपनी ज़िंदगी बदलना चाहती थी और कुछ हो चाहे ना हो मुझे वो वर्दी पहनने का एक जज्बा हो गया था। एसएसबी क्लियर करने के बाद, मेडिकल्स क्लियर करने के बाद हम पहुँचे एयरफोर्स अकेडमी और क्योंकि मैं टेक्निकल ब्रांच से थी, मैं इंजीनियरिंग करके आई थी, मैं पहुंची एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज। 6 महीने एयरफोर्स एकेडमी में ट्रेनिंग करने के बाद एकेडमी से जैसे ही हम पास आउट हुए, हमारी पहली पोस्टिंग आती है। हमसे पूछा गया कि क्या पोस्टिंग चाहिए। सब बहुत एक्साइटेड थे। मैंने कहा कि नहीं, मुझे सिटी में नहीं जाना सर, जितनी गंदी पोस्टिंग हो सकती है दे दीजिए। भगवान कभी कभी कहते हैं कि मुँह पे सरस्वती बैठती है। पोस्टिंग तो बहुत अच्छी मिल गई, लेकिन एक चीज़ भगवान ने नोटिस कर ली कि इन्होंने बोला है कि बहुत गंदी पोस्टिंग चाहिए। तो मुझे बॉस बहुत मुश्किल मिल गए क्योंकि मैं वहाँ अकेली टेक्निकल लेडी ऑफिसर थी। वो चाहते थे, उनके मन में था कि मैं सबसे बेहतर साबित हूँ, लेकिन मुझे ये चीज़ उस टाइम समझ नहीं आई। वो मुझे सुबह 5 बजे मेरे सिस्टम यानी कि रडार पे जाके बोलते थे कि जाके अपनी पढ़ाई करो, काम करो और सीखो, और मुझे रात को 9 बजे छोड़ा जाता था। पहले कुछ दिन तो बहुत मुश्किल हुई, बहुत फ्रस्ट्रेशन हुई कि ये क्या चल रहा है, ये कैसी फ़ौज है। करते करते 2 साल बीत गए। जिस सिस्टम में मैं ट्रेन नहीं भी थी, उस सिस्टम को भी पढ़ते पढ़ते मुझे इतनी नॉलेज हो गई कि अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मेरे को कहीं पे भी आप भेज दीजिए, मैं सारे सिस्टम्स पे काम कर सकती हूँ। शिलोंग के बाद मैं गई बागडोगरा, जहाँ पे मुझे मेरे काम की वजह से बॉसेस ने डिसाइड किया कि मुझे एक छोटी यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर बनाया जाए। जैसे ही मेरी स्क्वाड्रन लीडर की रैंक आई, मेरी प्रमोशन हुई, मुझे बताया गया कि अगले दिन आपको कमांडिंग ऑफिसर की कार्यभार संभालना है। लेकिन उसी एक रात पहले मुझे पता चला कि मैंने अपने पहले चाइल्ड को कंसीव कर लिया था। अब मुझे मन में लगा कि शायद कल जब मैं ये बात ऑफिस में बताऊंगी तो शायद मुझसे ये पद छीन लिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सर ने बोला कोई बात नहीं है दीप्ति, थोड़े से आपको फिज़िकल इश्यूज़ आ सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप ये काम बहुत अच्छे से करेंगी, चलते जाइए। 8वां महीना जब मेरा ख़त्म होने वाला था, एक दिन सुबह स्टेशन में बहुत सारे फंक्शंस थे। सुबह सुबह मुझे, क्योंकि मैं कमांडिंग ऑफिसर थी, बहुत सारी जगह का इनवाइट मिला हुआ था और मैं हर जगह गई। जैसे ही मैं ऑफिस गई, पूरी एक लाइन लगी हुई थी मेरी टीम के लोगों की, मेरे से डिसीजन लेने के लिए, साइन करवाने के लिए और बहुत सारे डिस्कशंस करने के लिए। मैंने उनको बोला कि सुबह से मुझे टाइम नहीं मिला है, मैं एक बार वॉशरूम जाके आती हूँ। जैसे ही मैं वॉशरूम गई, मुझे पता चला कि मेरा वाटर बैग ब्रेक हो गया है। ये मेरा 8वां महीना था। मेरे पेरेंट्स नहीं आए हुए थे, मुझे कुछ पता नहीं था, कोई नॉलेज नहीं थी, ज़्यादा इंटरनेट से हमारा कोई वास्ता नहीं था। तो मैं बहुत घबरा गई। फिर मैं वापस से अपने ऑफिस आई। मैंने सबको रिक्वेस्ट किया कि मुझे 5 मिनट दें और मैंने
डॉक्टर को कॉल किया कि ऐसे हो गया है। उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में बुलाया। वाटर बैग ब्रेक होते हुए भी गाड़ी चला के मैं हॉस्पिटल पहुंची और वहां से मुझे बड़े हॉस्पिटल जहां पे ऑपरेशन होना था वहां पे ले जाया गया। वहाँ जो छोटा हॉस्पिटल था वहाँ मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, वो ड्यूटी पे कार्यरत थे। उनको उनके बॉस ने भेजा, किसी और अफसर को वहाँ पे लगाया और वो मुझे बड़े हॉस्पिटल लेके गए। जब मैं बड़े हॉस्पिटल पहुँची तो डॉक्टर ने मुझे चेक किया और कंफर्म किया कि वाटर बैग ब्रेक हो गया है और आपकी इमरजेंसी डिलीवरी करनी पड़ेगी। बहुत डर लग रहा था, कुछ भी नहीं पता था। मैंने डॉक्टर को बोला, नहीं डॉक्टर, फिर भी मैं वेट करना चाहती हूँ नॉर्मल डिलीवरी के लिए। डॉक्टर ने कहा कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा दे सकती हूँ, नहीं तो बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। मैंने इधर उधर जितने भी मेरे टच में डॉक्टर्स थे उनको फ़ोन किया कि मुझे ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। मन बहुत घबरा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं एक जोश था कि मैं अफसर हूँ, मैं इस सिचुएशन को संभाल सकती हूँ। तो मैंने डॉक्टर से बात करी और देखा कि इस मामले में थोड़ी सी भी कोताही बरतने से कुछ भी हो सकता है, मेरी या मेरे बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। तो मैंने डॉक्टर को हाँ करी कि आप मुझे प्लीज़ ऑपरेशन कर सकते हैं बच्चे के लिए। तो मुझे अलग से इंजेक्शन दिए गए क्योंकि एक प्री मैच्योर डिलीवरी थी, मैं 9th मंथ में अभी पहुंची नहीं थी। तो बच्चे के लंग्स के लिए, बच्चे की हेल्थ के लिए मुझे एक्स्ट्रा इंजेक्शंस दिए गए। मैंने वहाँ लेबर रूम में अपनी यूनिफॉर्म उतारी और OT के लिए तैयार हुई और डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि क्या डर लग रहा है। मैंने बोला डर तो लग रहा है लेकिन भरोसा है अपनी वर्दी पे। विदिन 2 आवर्स मुझे ऑपरेट किया गया एंड आई वॉज ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल। जब मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई तो मुझे बहुत रोना आया। मैं रोई। मैं इसलिए नहीं रोई कि मेरा बच्चा हुआ, मेरा ऑपरेशन हुआ। मैं इसलिए रोई, जब मैं ऑपरेशन थिएटर से निकली तो ऊपर से नीचे तक इतने ऑफिसर्स और लेडीज़ वहाँ खड़े थे मेरा साथ देने के लिए कि आपके पेरेंट्स भी अगर आपके पास नहीं है, ये आपकी फैमिली है, ये आपके वो लोग हैं जो आपके साथ हर जगह खड़े हैं। क्यों? क्योंकि आपने उस टाइम पे स्टेशन को अपना टाइम दिया जब आप रेस्ट कर सकते थे, जब आप छुट्टी पे जा सकते थे। लेकिन ये जो सारे लोग हैं, डॉक्टर ने भी मुझे कहा कि आज तक के करियर में मैंने ऐसा अवसर नहीं देखा कि इतने लोग उसके साथ ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े हैं, उसका इंतज़ार कर रहे हैं। मेरा बच्चा जब पैदा हुआ तभी से फ़ौजी बन गया। ऐसे ही आगे चलते हुए बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, मैटरनिटी लीव ख़त्म हुई और अब टाइम था वापस अपनी वर्दी पहनने का, वापस अपने काम को करने का। मैंने इस टाइम पे मेरी पोस्टिंग हुई दिल्ली, जहाँ पे मैंने अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट किया कि वो मेरे बच्चे का ध्यान रखें। अपनी माँ से रिक्वेस्ट किया, जो कि मेरा हमेशा से ही बहुत बड़ा सपोर्ट रही है लाइफ में, और वो मेरे साथ रहीं। अब इस टाइम पे क्योंकि ये एक माँ ही डिसाइड कर सकती है कि उसको अपने बच्चे को अपना दूध कब तक पिलाना है, मैंने इस चीज़ के लिए डिसीजन लिया कि मैं अपने बच्चे को कम से कम 1 से 1.5 साल की उम्र तक दूध पिलाऊंगी। अब ऑफिस भी जाते थे, दूध पिला के जाते थे। बीच में जो छोटा मोटा लंच ब्रेक मिलता था उसमें आने के बाद उसको दूध पिलाते थे। ये जो क्षमता है सही और गलत की, कुछ दुनिया की नज़रों में ये गलत हो सकता है, कुछ इसको सही मानते हैं, बट मुझे एज ए माँ मुझे लगता है कि ये डिसीजन ये सिर्फ़ और सिर्फ एक माँ का होना चाहिए कि उसको कब अपने मैटरनिटी लीव से वापस आना है, कब उसको अपने बच्चे को दूध पिलाना है। ये डिसीजन, ये हक दुनिया में किसी का नहीं है, ये सिर्फ एक माँ का है। ऐसा करते टाइम आपसे बहुत सवाल पूछे जाएंगे, बहुत सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे आज स्टेज से मैं आपको वो हौसला देना चाहती हूँ कि आप अपने लिए स्टैंड लीजिए, आप अपने लिए खड़े होइए। कोई भी बात दुनिया में समझाई जा सकती है अगर आप में वो सलीका है। मुझसे भी ये सवाल फ़ौज में पूछे गए कि आप लंच टाइम में अपने बच्चे को दूध पिलाने क्यों जाती हैं, लेकिन मैंने सलीके से समझाया कि उसी लंच टाइम में दुनिया खाना खा रही है, मैं अपने बच्चे को खाना खिलाने जाती हूँ। मैं चाहती हूँ आज की औरतें अपने अंदर वही क्षमता, वही जज्बा, वही जुनून, वही पैशन और वही अपना स्टैंड ले, अपना करेज रखें कि जो भी उनके सपने हैं, चाहे वो माँ बनने के बाद हैं, चाहे वो माँ बनने से पहले हैं, किसी भी पैशन की कोई उम्र नहीं होती, कोई भी सही काम करने का कोई गलत टाइम नहीं होता है।
आप अपना स्टैंड लीजिए, अपनी क्लैरिटी लीजिए और हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहिए, आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे। इसी दौरान ड्यूटी करते हुए एक दिन मेरी नाइट ड्यूटी लगी हुई थी और पूरी नाइट ड्यूटी करने के बाद सुबह मैं घर पहुंची। 2-3 दिन से बच्चे को बहुत तेज़ बुखार चल रहा था और सुबह 10 बजे के करीब, क्योंकि मुझे दोपहर में फिर से ऑफिस जाना था, तो मैं तैयार हो रही थी। इतने में माँ ने बहुत तेज़ आवाज़ लगाई कि दीप्ति, बच्चे को कुछ हो गया है। उस टाइम बच्चे की उम्र सिर्फ 1 साल की थी। मैंने उसको देखा तो उसकी आंखें पूरी ऊपर की तरफ रोल अप हो चुकी थी और वो बिल्कुल बेहोश थी। और क्योंकि माँ उसको बॉटल से दूध पिला रही थी तो दूध उसके गले में अटका हुआ था। मेरी सांसें फूल रही थी कि इसको सांस भी आ रही है कि नहीं, हमें नहीं पता था एकदम से क्या हुआ है। लेकिन क्योंकि मैं तैयार सिचुएशन में थी, मैंने फटाफट से बच्चे को गोदी में लिया। घर में पापा और हस्बैंड को बोला कि गाड़ी स्टार्ट कीजिए। हम नीचे गए। जो सबसे पहली चीज़ जो स्टार्ट और जल्दी भाग सकती थी वो थी स्कूटी। मैं और मेरे हस्बैंड स्कूटी में बैठे। मैंने बच्चे को गोदी में ऐसे करके लिया और चलते चलते क्योंकि मैं बहुत घबराई हुई थी, ऐसी सिचुएशन पहली बार हुई थी, लेकिन एक माँ में वो शक्ति है कि वो ऐसे सिचुएशन को भी संभाल लेती है, अपने अंदर कहीं ना कहीं से वो हौसला ले आती है। स्कूटी पे चलते चलते मैंने दिमाग लगाया कि इस बच्चे के गले में दूध है, अगर मुझे इसको बचाना है तो इसके गले से वो दूध निकालना होगा। मैंने हिम्मत करी और बच्चे को स्कूटी पे चलते चलते उसको उल्टा किया और उसकी गर्दन पे बहुत सारा धप धप किया ताकि उसका दूध निकल जाए। और भगवान की दया से 5 मिनट बाद ही उसने उल्टी कर दी और सारा दूध बाहर आ गया। हालांकि अभी भी उसकी आंखें रोल्ड अप थी और वो होश में नहीं थी। इमरजेंसी चिल्लाते हुए मैं हॉस्पिटल में पहुंची और वहां एकदम से डॉक्टर ने उसको संभाला और हमें पता चला कि उसको फेब्राइल सीजर आया था। 3 दिन हम आईसीयू में रहे, लेकिन उस सिचुएशन से मैंने उस बच्चे को बाहर निकाला। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो हिम्मत कहाँ से आई उस टाइम, वो जज्बा कहाँ से आया कि उस बच्चे को उस टाइम पे संभालना है। मैं पूरी खुद उल्टी में सनी थी, बच्चा खुद उल्टी में सना था, लेकिन कैसे ना कैसे करके हम सुबह सुबह वो हॉस्पिटल पहुँचे और 3 दिन बाद सही सलामत मैं और मेरा बच्चा घर वापस आई। हर औरत को हर स्टेज पे कई सारे किरदार निभाने पड़ते हैं। जब उसकी शादी नहीं होती तो वो एक बेटी होती है, एक बहन होती है। जब उसकी शादी हो जाती है तो वो एक माँ बनती है, एक बहू बनती है, एक वाइफ बनती है। लेकिन हर इस किरदार के साथ 100 सवाल भी आते हैं। जब मैंने नौकरी छोड़ने का डिसीजन लिया, मुझे भी 100 सवाल पूछे गए कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, आप तो सरकारी दामाद हैं, क्यों सरकारी नौकरी छोड़ रही हैं। लेकिन ये डिसीजन ये भी सिर्फ आप ही ले सकते हैं। आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, आपके बच्चे के लिए, आपके परिवार के लिए क्या चीज़ सही है। वो डिसीजन सिर्फ़ और सिर्फ आपको लेना है। उसमें आपका कोई साथ नहीं देगा। ऐसा हो सकता है कि कोई साथ ना दे, लेकिन उस टाइम पे आपको अपने दिमाग में एक चीज़ ठान के रखनी है कि आपको क्या चाहिए। क्योंकि जब एक माँ डिसीजन लेती है, वो डिसीजन सिर्फ एक माँ का नहीं होता, उसमें वो पूरे परिवार का भला देखती है। अभी नवरात्रि चल रहे हैं और आज वो दिन है जिसमें हम माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं। माँ कुष्मांडा को कहा जाता है कि उन्होंने इस पूरी सृष्टि की संरचना की थी। वो इस सृष्टि की जननी है। भगवान ने भी सिर्फ एक औरत को ऐसा बनाया है, एक फीमेल जेंडर को ऐसा बनाया है जो जननी है। हम ऐसी जननी हैं जो अगली जनरेशन को जन्म देती हैं, एक इंसान को जन्म देती हैं, जो इंसान इतनी मेहनत और इतनी हिम्मत रखता है कि पूरी दुनिया बदल सके। तो आप एज ए जननी, आपको अपने अंदर इतना करेज, अपनी इतनी हिम्मत रखनी है कि आपके अपने जो सपने हैं, आपकी जो अपनी चाहत है, आप उसको अकेला पूरा करें। दुनिया में कोई आपको साथ दे चाहे ना दे, इस दुनिया में हम अकेले आते हैं और हम अकेले ही जाते हैं। सो आप अपने दिमाग में ज़रूर ठान लें कि अगर मुझे इस दुनिया में जो भी अपने सपने हैं अगर वो पूरे करने हैं, तो वो अगर कोई साथ खड़ा है चाहे नहीं खड़ा है, मैं अपने सपने के लिए अपने लिए खड़ी हूँ, अपने परिवार के लिए खड़ी हूँ और मैं इस जंग को जीतूँगी। हर माँ से सवाल किया जाता है जब वो माँ बनती है कि क्या अब आप काम करेंगी, और अगर आप काम करेंगी क्या वो सही डिसीजन है, काम ना करने का डिसीजन सही है या काम करने का डिसीजन सही है।
आज मैं जब आप लोगों से बात करने के लिए इस स्टेज पे खड़ी हुई हूँ तो मेरा बच्चा भी सिर्फ 1 साल का है और मैं उसको दूध पिलाती हूँ। मैं उसको 4 घंटे के लिए छोड़ के आई हूँ और अपना दूध निकाल के आई हूँ कि बीच में अगर उसको मेरी याद आई और भूख लगे तो उसको माँ का दूध मिले। लेकिन ये जो डिसीजन यहाँ आने का था ये मेरा था। ये जो डिसीजन था कि क्या मेरा बच्चा वहाँ सेफ़ है, सुरक्षित है, क्या उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो ज़रूरतें हैं वो ऐसे दूध से और खाने से पूरी हो जाएंगी। तो मेरे मन ने जवाब दिया वो था हाँ। वही जो जवाब है वो सबसे सही है। जब आपसे ये सवाल किया जाता है आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए तो आपको अपने आप से पूछना है कि आपको क्या लगता है एज ए मदर, एज ए सिस्टर, एज ए वाइफ, आपको क्या लगता है कि जो आपका डिसीजन है, आप जो करने जा रही हैं, नेक्स्ट स्टेप लेने जा रही हैं, क्या वो सही है या गलत? क्या आप उसको अपनी मर्ज़ी से कर रही हैं? अगर उसका जवाब हाँ है तो आगे बढ़िए, आपको कोई नहीं रोक सकता। मैंने घर वालों को बिना बताए निकल गए। एक अनजान आदमी पे ट्रस्ट किया, लेकिन उसने दिल्ली लाके मेरे साथ क्या किया। मेरे बेटे के सामने मैं कहती थी, खाने जाने वाला ना जानती ना पहचानती उन क्लाइंटों को, कहती थी ओए हेलो सुनो 300 देगा लगेगा चलेगा। माँ को डायरेक्ट कहते ए पैसा देगा, पैसा देगा। फिर इतना बुरी बुरी गंदी गंदी गालियाँ दे के माँ से पैसा छीन के ले जाते। तो मुझे रखना पड़ती थी, सर झुकाना पड़ती थी, शर्मिंदा होकर चलना पड़ती थी। लेकिन अब